हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो सभी का स्वागत है बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर वनस्पति विज्ञान थर्ड यूनिट जो फाइकोलॉजी हमारी चल रही थी कंटिन्यू, उसी में हम अगली स्पीसीज आज पढ़ने वाले हैं, क्लोरेला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीसीज है। यहाँ से आपके डबल फायदे होने वाले हैं इस क्लास से। पहली बात, जो क्लोरेला पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो आपका हो ही जाएगा। भाई जो क्लोरेला पे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इसमें आपसे लाइफ साइकिल सिर्फ पूछ लिया जाता है। किस किस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं पहले आपको बता दें। शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं उसमें जैसे कि या तो सिर्फ आपसे रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल पूछ लेगा 3 4 नंबर में, 3 नंबर में, या फिर सिर्फ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछ लेगा। और जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पूछेगा इसका। इंट्रोडक्शन, अकरेंस कहाँ पाया जाता है, एंड इसी में आप एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर मतलब शोकाज संरचना कैसी होती है, एंड रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल मतलब उसका जीवन चक्र, जीवन चक्र प्लस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होगा। ठीक, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब आंसर अपना देना होगा लॉन्ग, 500 वर्ड से ज़्यादा, लगभग 1000 वर्ड में आपको समझाना होगा। तो इस तरीके से क्लोरेला पे पूछे गए हैं अभी तो क्वेश्चन। इसके अलावा जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें एमसीक्यू खूब बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से भी ज़्यादातर देखने को मिले हैं क्वेश्चन। और इसका जो है रिप्रोडक्शन और थैलस स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये तो कम्प्लीटली आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा ही जाता है। सेकंड फायदा क्या है, जो क्लोरेला पे क्वेश्चन आएगा तो आपका फायदा है ही। दूसरी बात है कि अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी पूछा जाता है, फाइकोलॉजी में ही लास्ट में आपका टॉपिक पढ़ना है, आप लोग सिलेबस देखे होंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट में फाइकोलॉजी में एक टॉपिक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन एल्गी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। शैवालों का महत्व क्या है, क्या इसका आर्थिक महत्व होता है, तो उसमें भी आप क्लोरेला का ये टॉपिक लिख सकते हो। ठीक, और लिखा भी जाएगा आगे जब हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक, तो उसमें देखना आप क्लोरेला भी आएगा। ठीक, तो भाई हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लोरेला का सिस्टेमेटिक पोजीशन। क्लास क्लोरोफाइसी है इसका। क्लोरोफाइसी मतलब जिसमें ग्रीन एल्गी रखे गए हैं। कैसे ग्रीन एल्गी आते हैं, मतलब हरे शैवाल, हरे शैवाल। क्लास है क्रोकोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, और फैमिली है क्लोरेलेसी, क्लोरेलेसी। अगर हम बात करें अकरेंस की, मतलब ये कहाँ पाया जाता है। स्पीसीज ऑफ क्लोरेला ग्रो इन अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, मतलब इसके आवास में बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलेगी। फ्रेश वाटर में भी आपको मिल जाएगा, ब्रेकिश वाटर, एंड आल्सो इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अभी आगे हम बात करेंगे कि इसको जापान और ताइवान में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है, इसको खूब ग्रो करते हैं, क्योंकि इसकी जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। अप्रोक्सीमेटली इसमें 60 to 70% प्रोटीन होता है। ठीक, क्या होता है, प्रोटीन होता है, और लगभग 20% आपको फैट मिलेगा इसमें, और 20% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखो, और कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। बाकी जो 10-5% बचा हुआ है उसमें आपके मिनरल हो जाएंगे, मिनरल्स। इसके अलावा इसमें विटामिन भी आपको मिलेंगे। तो इसकी जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हाई है, इसलिए इसको एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है। कनाडा में फूड सप्लीमेंट, फूड हेल्थ सप्लीमेंट के जैसे यूज किया जाता है इसको। अभी आगे सभी चीजें बताएंगे। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा पहले समझ लीजिए। फ्रेश वाटर में आप इसको ग्रो कर सकते हो, जैसे तालाब वगैरह में क्लोरेला होते हैं। अब आप जानते नहीं हो,
आपके आसपास में तालाब तलैया होंगे तो उसमें देखोगे हरा हरा शैवाल रहता है एल्गी। अब उसमें क्लोरेला कौन सा है आपको पता नहीं है, बाकी होते हैं। ब्रेकिस वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब स्थलीय मिट्टी सॉइल पे भी ये उग जाते हैं, बस नमी होनी चाहिए। बिल्कुल सूखी सॉइल पे नहीं उगेंगे। जहाँ कंटिन्यू नमी बनी रहती है, पानी का हल्का फुल्का भराव रहता है, वहाँ पे टेरेस्ट्रियली ग्रो कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर फ्री लिविंग मतलब ज़्यादातर फ्री लिविंग होती है, कहने का मतलब किसी चीज़ के ऊपर नहीं उगेंगी। ठीक है, मैक्सिमम स्पीसीज फ्री लिविंग होती है, मुक्त जीवी होती है। बट सम ग्रो विद इन द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ इनवर्टिब्रेट। अब देखिए इनवर्टिब्रेट जो है, इनवर्टिब्रेट मतलब आकशेरुकी, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, जैसे पोरीफेरा सीलेंटेटा की बात करें, सीलेंटेटा में हाइड्रा आता है, आप जानते हो हाइड्रा। तो ये सब जो ऑर्गेनिज्म है ये वाटर में रहते हैं ज़्यादातर। जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल हैं, ये वाटर में मैक्सिमम रहते हैं। तो इनके अंदर सेल के अंदर सेल ग्रो कर जाती है। क्लोरेला की सेल जो है वो लोअर इनवर्टिब्रेट के टिश्यूज में ग्रो कर जाती है, कामा फॉर्मिंग सिम्बायोटिक और पैरासिटिक एसोसिएशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका देखिए कितनी सारी वेराइटी है इसके हैबिटेट में, अलग अलग जगह पाया जाता है। क्लोरेला पैरासिटिका अकर्स एज अ पैरासाइट इन स्पोंजिला। स्पोंजिला जानते हो, स्पोंजिला भाई, स्पोंजिला आप लोग पढ़े होंगे, पोरीफेरा में आता है। पोरीफेरा में साइकोन स्पोंजिला, बाउथ स्पोंज जिसको बोलते हैं, यू स्पोंजिया, यूपलेक्टेला, ये सब पढ़े हो ना। तो वही ये आता है स्पोंजिला। स्पोंजिला के अंदर क्लोरेला पैरासिटिका पाया जाता है। ये क्लोरेला की स्पीसीज है पैरासिटिका। तो इस पे भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। और ओफिरोडियम, ऐसे ही आप बात करेंगे अगर क्लोरेला कॉन्डक्ट्रिस की, तो फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद इनवर्टिब्रेट्स लाइक हाइड्रा। ठीक है, अभी बताए थे ना आपको एग्जांपल, स्टिंचर और पैरामीशियम। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, स्पीसीज आपको याद करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी क्लोरेला की स्पीसीज है जो हाइड्रा के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाती है। तो आपको याद रखना है क्लोरेला कॉन्डक्ट्रिस। कौन ऐसी स्पीसीज है जो स्पोंजिला के अंदर पैरासाइट के रूप में रहती है, एज अ पैरासाइट। तो वो है स्पीसीज आपके क्लोरेला पैरासिटिका। याद हो गया। अब हम बात करें क्लोरेला लिचिना की। क्लोरेला लिचिना इज अ एल्गल सिम्बायोटिक पार्टनर ऑफ अ लाइकेन। आप जानते हो लाइकेन में दो चीजें होती हैं, एल्गी और फंजाई। कवक और शैवाल दोनों चीजें मिलकर एल्गल पार्ट और फंगल पार्ट दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन का नाम है कैल्शियम, कैल्शियम नहीं कैल्शियम क्लोरिना। ये एक लाइकेन का नाम है, जिसमें दो पार्ट होंगे भाई। लाइकेन में एक फंगस का पार्ट होगा, एक एल्गी का। तो जो एल्गी वाला पार्ट है इस लाइकेन में, वो कौन बनाता है, क्लोरेला लिचिना। ठीक, तो इस तरीके का भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। लाइकेन को हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो लाइकेन के बारे में बताएंगे। बस यहाँ के लिए आप याद रखिए कि लाइकेन में दो पार्ट होते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एल्गी और फंजाई। तो ये जो है लाइकेन कैल्शियम क्लोरीन, इसके अंदर जो शैवाल वाला पार्ट है, एल्गी वाला पार्ट, वो क्लोरेला लिचिना बनाता है। द जीनस हैज अबाउट 20 स्पीसीज। लगभग आपको 20 टाइप की स्पीसीज इसमें देखने को मिलेंगी, जैसा कि क्लोरेला एलिप्सोइडी। ये जो है क्लोरेला एलिप्सोइडी, इस लाइफ साइकिल हम इसी की आज पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर पूछा जाता है। किसी भी आपसे क्लोरेला की लाइफ साइकिल पूछे तो उसमें ये नहीं देखना है किस स्पीसीज की बनाना है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बस यही लिखना है। ठीक है, कोई किसी भी स्पीसीज की चलती है। सबसे ज़्यादा कॉमन यही है क्लोरेला एलिप्सोइडी, इस पे ज़्यादातर शोध हुआ है अभी तक। इसके अलावा जैसे स्पीसीज हैं, पैरासिटिका हो गई, क्लोरेला पैरासिटिका, क्लोरेला गोंगलोमेराटा आर कॉमन इन इंडियन स्पीसीज। तो ये तीन स्पीसीज हैं जो इंडिया में बहुतायत बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, तो ये अकरेंस है इसका।
कि कौन सी स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, जो कि आपको एज इट इज ऐसे ही याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन भी खूब सारे पूछे जाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं थैलस स्ट्रक्चर की, किस तरीके से इसकी सेल का थैलस होता है। भाई थैलस स्ट्रक्चर में विशेष कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि ये सिंगल सेल होती है, यूनिसेलुलर है ना। कैसी होती है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बनी होती है, सिंगल सेल से बना होता है क्लोरेला। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी है, सिंगल सेल होगी और फ्लैजिला एब्सेंट होगा। फ्लैजिला जो होगा वो एब्सेंट होगा। क्यों भाई? फ्लैजिला होता तो ये मोटाइल होती, लेकिन है कैसी? नॉन मोटाइल। तो ये लाइन बिल्कुल एज इट इज अभी याद कर लीजिए। क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी। द सेल आर स्मॉल, छोटी सेल होती है, स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल टू ब्रॉडली इलिप्सॉइडल इन शेप, लगभग 2 से 12 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो 2 से लेकर 12 नैनोमीटर तक हो सकता है। एक मैच्योर जो क्लोरेला सेल होती है, सिंगल सेल, वो अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर की होती है। हम परिपक्व कोशिका की बात कर रहे हैं, मैच्योर सेल की। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्योंकि आपको पता ही है जो ग्रीन एल्गी होते हैं, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं, उनमें जो प्लांट के लाइक सेलुलोज की सिर्फ बनी होती है सेल वॉल। द सेल हैज अ सिंगल कप शेप्ड पेराइटल क्लोरोप्लास्ट। ये लाइन भी अगेन इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए। कप शेप्ड, सिंगल कप शेप्ड पेराइटल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यूजुअली विदाउट पायरिनोइड। और पायरिनोइड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। पायरिनोइड क्या होता है? पायरिनोइड जो है प्रोटीन के ऊपर स्टार्च की एक लेयर होती है, उसी को हम पायरिनोइड बोलते हैं। छोटे छोटे इस तरीके से ड्रॉपलेट के टाइप में पाया जाता है, अंदर प्रोटीन होता है, बाहर से स्टार्च इसके होता है। ये पॉइंटेड रूप में एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक। तो पायरिनोइड जो क्लोरेला है इसमें एब्सेंट होगा, क्लोरेला में आपको पायरिनोइड्स नहीं देखने को मिलेंगे। सिंगल कप शेप्ड पेराइटल क्लोरोप्लास्ट होगा, मतलब मान लीजिए ये सेल है क्लोरेला की, ठीक है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से कप शेप्ड भित्ति होंगे। पेराइटल मतलब सेल वाल, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल, उसके साइड साइड इस तरीके से कप शेप्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और एक ही सिंगल होता है, कप शेप्ड होता है। मैक्सिमम पार्ट ऑक्यूपाई किए रहता है, सेल का मैक्सिमम भाग कवर किए होता है, ठीक। सिंगल क्लोरोप्लास्ट, द क्लोरोप्लास्ट ऑक्यूपाइज मेजर पार्ट ऑफ द सेल, मतलब सेल में मैक्सिमम क्या भरा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, पूरे सेल में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही भरा हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस खींच के करेगा, मतलब O2 को भी खूब रिलीज करेगा। जब ऑक्सीजन अच्छा रिलीज करता है, अब आप अच्छे से सोचिए, ये सिंगल सेल है क्लोरेला की, तो ये कितनी छोटी सी है? 10 माइक्रोमीटर। अगर आप 1 कप क्लोरेला ले ले, मान लो जितना 1 कप चाय पीते हो उतनी है क्लोरेला ले लो, तो उसमें करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में सेल्स आ जाएंगी क्लोरेला की, क्योंकि भाई ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होती है, 10 माइक्रोमीटर। हम यहाँ सेंटीमीटर की भी बात नहीं करते, माइक्रोमीटर की कर रहे हैं, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर, तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है। इसलिए हम 1 कप अगर क्लोरेला ले लें तो उसमें कितनी सेल्स होगी? बहुत सारी। और सेल के अंदर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही मेजर पार्ट बनाए हैं, भरा होता है इतना सारा क्लोरोप्लास्ट, इसलिए ये O2 प्रोड्यूस करती है खींच के। अब करोड़ों सेल्स होंगी तो लॉट्स ऑफ O2 प्रोड्यूस करेंगी, ऑक्सीजन। इसलिए क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे ऑक्सीजन प्रोड्यूसर माने जाते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है। और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी होती है, इसलिए एज अ फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। इन द क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक लेमेली और थैलेक्वाइड्स यूजली डू नॉट शो ग्रेना लाइक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भाई ये बहुत हाईली इवोल्व प्लांट तो है नहीं, इसलिए इसमें थैलेक्वाइड यूजली डू नॉट शो ग्रेना लाइक ऑर्गेनाइजेशन, तो सिंपल टाइप का क्लोरोप्लास्ट होगा। बट इन क्लोरो
क्लोरेला पाइरिनोइडोसा थैलेक्वाइड्स आर अरेंज इन ग्रेनल स्टाक। मतलब एक ऐसी स्पीसीज है क्लोरेला पाइरिनोइडोसा जिसमें थाइलोक्वाइड आपको ग्रेना के जैसे मिलेंगे, ठीक, ग्रेना लेमेली के जैसे अरेंज मिलते हैं। द कप शेप्ड कैविटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मतलब सेल ये थी, ये क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरेला की सेल। अब इसमें इस तरीके से कप शेप में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये वाली एक कैविटी बन रही है ना, ये वाली जो है बीच में गुहा, इसकी बात हम कर रहे हैं। द कप शेप्ड कैविटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विद कलरलेस साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो कैविटी है इसमें कलरलेस, रंगहीन साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य भरा होता है। ठीक, समझ में आया? अभी आगे हम आपको दिखाएंगे सेल, अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीजें। द साइटोप्लाज्म हैज अ सिंगल न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो भाई सेल के अंदर क्या क्या होगा? एक न्यूक्लियस भी होगा केंद्रक, और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, अंतःप्रदेशीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी बॉडीज होंगे एंड वैक्यूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि उसी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो क्लोरेला है सिंगल सेल का बना है, उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्लोरोप्लास्ट घेरे होता है, और वो भी कप शेप्ड में। तो जब कप बनाओगे तो एक बीच में कैविटी बनेगी ना, वो जो कैविटी है उसमें कलरलेस साइटोप्लाज्म भरा होता है, और उसी कलरलेस साइटोप्लाज्म में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल होगा और माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इतनी बात समझ में आई? भाई प्लांट है, प्लांट सेल है तो वैक्यूल तो होगा ही, क्योंकि वैक्यूल बैक्टीरिया और प्लांट में ही मिलता है, एनिमल में तो होता नहीं। चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट। एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि मान लो लाइट की क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी अगर चेंज हो रहा है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ग्रोथ मीडियम ग्रेटली इन्फ्लुएंस द माइक्रोमोर्फोलॉजी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, पाइरिनोइड एंड सेल वॉल। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। जिस मीडियम में वो ग्रो कर रहा है क्लोरेला, भाई कहाँ होगा? मान लो आपने आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया है, तो वहाँ का अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, या फिर लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन, या लाइट की क्वालिटी, इन सब चीज़ों में अगर चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो किस किस चीज़ में चेंज आएगा? माइक्रोमॉर्फोलॉजी जो है उसकी, मतलब आकृति है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, पाइरिनोइड एंड सेल वॉल में चेंजेस आ जाएंगे। ये एक सेल बनी हुई है बड़ी सी, इसको देखिए, ये यहाँ पे सेल है, ये आपको क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट है। यहाँ से देखिए ये पूरा जो है आपका ये क्लोरोप्लास्ट है कप शेप में, बीच में कैविटी है, यहाँ पे कलरलेस साइटोप्लाज्म होता है, रंगहीन जीवद्रव्य भरा होता है। इसमें आपका ये न्यूक्लियस है सेंटर में, ये बाहर सेल वॉल दिखाई गई है, इसी के अंदर आपके गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होंगी, ठीक इस तरीके से, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहीं पे लगे होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सभी सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये इतनी बात समझ में आ गई थैलेस स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखिए सबका अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। सेल, एक बड़ी सी सेल बनी हुई है जिसमें आपको सब कुछ बढ़िया से नजर आ रहा होगा। इसको आपको ड्रॉ भी करना है, एक दो बार बनाओगे तो एग्जाम में भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये वैक्यूल प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल बाहर दिखाई गई है। ये आपको गोल्जी बॉडी यहाँ पे दिख रहे होंगे, गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे। ये साइटोप्लाज्म जो कि कलरलेस होता है, थोड़ा सा पेरीफेरी में होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है ये पेराइटल होता है, भित्ति पेरीफेरी को कवर किए होता है। तो हल्का सा पार्ट जो यहाँ छूट गया वहाँ भी साइटोप्लाज्म होगा, बाकी सेंटर में साइटोप्लाज्म होता है। ये आपका बड़ा सा न्यूक्लियस है, ठीक, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपको दिख रही है।
क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन दिख रही है, ये क्लोरोप्लास्ट, भाई क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं ना, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, आउटर और इनर दो, क्लोरोप्लास्ट में दो लेयर होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, तो वही क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको दिखाई गई। ये पूरा इतना जो है चौड़ा, ये क्लोरोप्लास्ट पूरा है आपका कप शेप्ड। बात समझ में आई? चलिए भाई अब हम बात करते हैं सीधा रिप्रोडक्शन की, जनन। रिप्रोडक्शन जो है इसमें एसेक्सुअल होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल। हिंदी में हम रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जनन, ठीक। एसेक्सुअल का मतलब अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन पाया जाता है इसमें। क्लोरेला रिप्रोड्यूसेस ओनली एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ ऑटोस्पोर, और जो इसमें ऑटोस्पोर्स बनते हैं इसके 4 स्टेजेस होते हैं। कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं, जिसपे क्वेश्चन खूब पूछा गया है अभी तक। 4 फेज होते हैं। इस ऑटोस्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? अप्लेनोस्पोर्स, आल्सो कॉल्ड अप्लेनोस्पोर। अप्लेनोस्पोर क्या है? अप्लेनोस्पोर एक एसेक्सुअल स्पोर होता है, जो कि बिल्कुल कैसा होता है? जू स्पोर के जैसे। बस डिफरेंस क्या है? इसमें एक बड़ी सी मोटी भित्त बाहर बन जाती है, वाल बन जाती है, जो कि जू स्पोर में नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस होता है, जू स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, अप्लेनोस्पोर में अब्सेंट होगा। ये बात याद है ना, करवाया था आपको मैंने रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में। मोटाइल स्पोर्स और गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि भैया इसमें फ्लैजिला नहीं है, अभी बताया जस्ट, तो ये नॉन मोटाइल होंगी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोस्पोर्स द सेल ग्रो इन साइज एंड इट्स कंटेंट डिवाइड इनटू 2 to 16 टाइम्स, 2 to 16 टाइम्स, और लगभग 16-17 डाउटर प्रोटोप्लास्ट बना देगी सेल के अंदर ही। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटोस्पोर का फॉर्मेशन। ये देखिए ऑटोस्पोर के फॉर्मेशन में एक वेजिटेटिव सेल है, ये क्लोरेला है आपका, एक क्या है? ये क्लोरेला है। इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो गया प्रोटोप्लाज्म का, तो लगभग 2 से 16 सेल्स तक अंदर बन जाती है। प्रोटोप्लास्ट इतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। ये क्या है? ये जो स्पोर्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोस्पोर बोल रहे हैं, या अप्लेनोस्पोर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला भी नहीं है, एसेक्सुअल स्पोर है, और मोटे भित्त भी बाहर बनी हुई है, वाल बनी हुई, इसलिए हम इसको अप्लेनोस्पोर बोल सकते हैं, क्योंकि फीचर वैसे ही है। ये जो अप्लेनोस्पोर हैं एट मैच्योरिटी, जब सेल वाल का देहसेंस होगा, यहाँ पे देखो ये यहाँ से फट गई है, देहसेंस हुआ है, लाइसिस हो गई है वाल की, तब ये ऑटोस्पोर बाहर निकल जाते हैं। These divisions may occur both in light as well in dark. तो ये लाइट और डार्क दोनों कंडीशन में सेल का डिवीजन होता है। Each daughter protoplast secretes a wall, भाई मोटे वाल तो बनेगी ही, तभी तो हम प्लेनोस्पोर बोल सकते हैं, and is now exactly similar to the parent cell in its shape. तो इसके अंदर जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, वो देखो ये सिंगल सेल थी जिसके अंदर ये डिवीजन हुए हैं, डिवीजन के बाद जो स्पोर बने हैं वो कैसे हैं? एग्जैक्टली जो सेल थी पेरेंट सेल उसी के समान है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। द ऑटोस्पोर्स आर लिबरेटेड बाय द रप्चर ऑफ द पेरेंट सेल वाल। तो जब सेल वाल रप्चर करेगी, डिहेसेंस होगा उसका, तब वो लिबरेट कर जाएंगे। लिबरेट मतलब बाहर मुक्त हो जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोस्पोर्स एंड द फैक्टर्स ग्रो गवर्निंग द प्रोसेस हैव बीन स्टडी इन डिटेल इन क्लोरेला एलिप्सॉइडी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था सबसे ज्यादा स्टडी इसी एक स्पीसीज पे की गई है, क्लोरेला एलिप्सॉइडी पर। And the following 4 phases has been identified in the life cycle of chlorella, that is very important। भाई अलग से ही लाइफ साइकिल पे आता है, तो यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं ऑटोस्पोर की, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, थोड़ा सा आप तसल्ली रखिए। यहाँ पे देखिए ये 4 स्टेजेस हैं, पहले आपको हम थोड़ा इसके पॉइंट समझाते हैं, उसके बाद में डायग्राम को भी दिखाएंगे और समझाएंगे, ठीक। तो ये 4 स्टेप हैं ऑटोस्पोर के कंप्लीट फॉर्मेशन और डेहेसेंस की, जिसको हम लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, इसका जीवन चक्र। पहला है ग्रोथ फेज।
वृद्धि अवस्था। ड्यूरिंग दिस फेज ऑटोस्पोर्स ग्रो इन साइज बाय यूटिलाइजिंग फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। भाई फोटोसिंथेसिस, सिंथेटिक प्रोडक्ट मतलब फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, भोजन बनाएगा ना, फूड का फॉर्मेशन होगा, शुगर बनाएगा, शुगर। तो जो फूड मटेरियल बन रहा है भाई साइज में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ फेज है, तो फूड को तो खींच के इंटेक करेगा ही। तो जो ऑटोस्पोर का पहला फेज होता है ग्रोथ फेज, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज ऑटोस्पोर्स ग्रो इन साइज, साइज बढ़ाएगा अपना बाय यूटिलाइजिंग फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। सेकंड फेज है अर्ली रिपनिंग फेज। इन दिस फेज ग्रोइंग सेल्स, जो वृद्धि कर रही कोशिका है, प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिविजन्स। इसके बाद में ये डिवीजन के लिए खुद को तैयार करेगी। आप ये बात हमेशा याद रख लेना, रिप्रोडक्शन के लिए पहले फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जब भोजन काफी मात्रा में अवेलेबल होगा, ठीक, वो बढ़िया लाइट पाएगा, खूब फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड इनटेक करेगा, उसके बाद में ही डिवीजन के लिए तैयार हो पाएगा। तो सेकंड फेज में क्या होता है, रिपेयर हो जाता है, वो डिवीजन्स के लिए प्रिपेयर हो जाता है, रिपेयर नहीं। थर्ड स्टेज है पोस्ट रिपनिंग फेज, मतलब रिपनिंग के बाद वाला फेज। इन दिस फेज द सेल एक्चुअली डिवाइड्स ट्वाइस इन डार्क और इन लाइट। मतलब इस फेज में वो डिवाइड करने लगी, एक से दो सेल बनने लगी। आउटोस्पोर फॉर्म्ड इन डार्क आर नोन एज डार्क नेसेंट सेल्स, जिसको DN बोलते हैं। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन MCQ पूछा गया है। डार्क नेसेंट सेल किसको बोलते हैं, जो डार्क में फॉर्म हुई विदाउट लाइट। दीज इन टर्न गिव राइज टू फोटोसिंथेटिकली एक्टिव यूनिन्यूक्लिएट सेल्स designated as dark active cells DA. During transition from dark to light phase, cell grow in size. लास्ट फेज है डिवीजन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द पेरेंट सेल वॉल रप्चर्स। अब अंदर भाई बहुत सारी सेल्स बन गई हैं, डार्क में और लाइट में बराबर डिवीजन चलता रहा, सेल के अंदर कई सारे प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हो चुके हैं। तो अब रप्चर करने का, ऑटोस्पोर के मुक्त होने का, लिबरेट होने का समय आ गया है। तो ये जो फोर्थ वाला स्टेज है इसको बोलते हैं डिवीजन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द पेरेंट सेल वॉल रप्चर्स एंड आउटोस्पोर्स आर लिबरेटेड। तो ये कोशिकाएं मुक्त हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा फेजेस के बारे में डायग्राम दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहला फेज क्या होता है, ये है आपका ग्रोथ फेज, जो पहला फेज होता है। ग्रोथ फेज में क्या होगा, ग्रोथ फेज में सिंगल सेल है जो कि खूब न्यूट्रिशन लेगी और साइज में बड़ी हो जाएगी। ये दोनों सेल की तुलना में देखिए आप, ये वाली बड़ी है, तो ये ग्रोथ फेज चल रहा है ना। फिर आपका रिपनिंग फेज आएगा, सेकंड वाला। रिपनिंग वाले में सेल डिवाइड करने लगी, 1 से 4 सेल्स बन गई, डिवाइड की। डिवाइड करने के बाद में पोस्ट रिपनिंग फेज आएगा, जिसमें क्या होगा, अगर डार्क में डिवाइड कर रही तो उसको हम दूसरा नाम देंगे, ठीक है, डार्क रिसेंट। और अगर डार्क नेसेंट बोलते हैं ना उसको, सेल को डार्क नेसेंट सेल, और लाइट में करेगी तो उसको अलग बोलेंगे। फिर जो लास्ट आएगा आपका डिवीजन पार्ट, उसमें एक्चुअली जो ये सेल्स अंदर डिवाइड हुआ है प्रोटोप्लास्ट, वो ऑटोस्पोर्स मुक्त हो जाएंगे, लिबरेट कर जाएंगे बाय द रप्चरिंग ऑफ वॉल ऑफ पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल की ये वाली वॉल है, ये टूट जाएगी और इसके टूटने से ये ऑटोस्पोर्स बाहर मुक्त हो जाएंगे। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, फॉर्मेशन ऑफ ऑटोस्पोर है। ये किस स्पीसीज की स्टडी की गई है, क्लोरेला एलिप्सोइडी की। 4 फेजेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोस्पोर्स। इसको आप विद लेवलिंग ये सब चीजें लिखते हुए आप इसको डायग्राम को बनाएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट जो हमारा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, जो कि अगेन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका डबल महत्वपूर्ण है, ठीक, क्योंकि सीधे क्लोरेला के नाम से भी पूछा जाता है शॉर्ट में। अगर कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आया उसमें भी आपको लिखना है, शॉर्ट में अगर क्लोरेला का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछता है, खूब ज्यादा पूछता है, क्योंकि भाई ऐसा ये स्पीसीज ही है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही इतना ज्यादा है, आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा होता है इसका। इसके अलावा
आपसे पूछा जाता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवाल का आर्थिक महत्व होता है, उसमें भी आप इसको लिख के आते हो, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला ग्रो एंड मल्टीप्लाइज फास्ट in a variety of conditions and therefore it is a favorite material for the study of biochemical process। तो पहली बात तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बहुत जल्दी वेराइटी ऑफ कंडीशंस, मतलब इसके लिए ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर यही कंडीशन होनी चाहिए तभी ये ग्रो करेगा। आपको मैंने बताया था इसका हैबिटेट भी बहुत वेरी करता है, ठीक। तो थोड़ा सा स्लाइटली अगर चेंज भी हो जाएगा कंडीशन तब भी ग्रो करती है, फास्ट मल्टीप्लाई करती है। इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम किसमें देखोगे आप जल्दी, हम मानव सेल्स जो है ह्यूमन सेल हम लोगों की, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन वो 24 घंटे में डिवाइड करती है नहीं करती। तो भाई मान लो राइबोसोम की स्टडी करना है आपको कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, तो अगर हमारी सेल आप बात करोगे ह्यूमन की सेल, तो 24 घंटे में डिवाइड करती है, 24 घंटे में। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें उसमें भी राइबोसोम होते हैं, तो वो 20 मिनट में ही डिवाइड कर जाती है। तो इसलिए कम समय में डिवाइड करती है तो चीज़ों को हम जल्दी समझ सकते हैं, ठीक है। कई सारी लाइफ साइकिल जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है। तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा वो भी ज़्यादातर पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट होता है, तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं उनका अध्ययन इसमें हम आसानी से कर सकते हैं। इट हैज हाईली न्यूट्रेटिव वैल्यू। अब ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक। ये पूरा भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको एज इट इज 4 बार 6 बार लिख के याद कर लेना। इट कंटेन्स प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 50 to 60%, फैट्स लगभग 20% एंड कार्बोहाइड्रेट लगभग 20%, बेसिस मिनरल भी होंगे इसमें, खनिज और विटामिन एंड अमीनो एसिड्स आल्सो। तो इसमें भाई प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी मात्रा में होता है, फैट कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा है, मिनरल विटामिन और अमीनो एसिड्स भी होते हैं। इन यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा क्लोरेला इज यूज्ड एज अ हेल्थ सप्लीमेंट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ठीक। तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में एज अ हेल्थ सप्लीमेंट इसको यूज करते हैं। इट इज आल्सो कंटेन एन एंटीबायोटिक क्लोरेलिन। क्लोरेलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सारे डिजीजों में यूज किया जाता है, जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं मेनली, ठीक है। इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी बैक्टीरिया। सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान एंड ताइवान आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ क्लोरेला। ये भी क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है क्लोरेला को। तो इसके चीफ प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, जैसे जापान है, ताइवान है। क्लोरेला आल्सो एक्ट्स एज ए एरेटिंग एजेंट बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस की रेट इसकी ज़्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। तो भाई जहाँ बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हटाना है, क्लेरिफाई करना है, तो वहाँ पे आप क्लोरेला को ग्रो कर दीजिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को खपत करेगा और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। जितनी ज़्यादा सिंथेसिस होगी, भाई फोटोसिंथेसिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा O2 प्रोड्यूस होगी और उतनी ही ज़्यादा CO2 क्या होगी, कंज्यूम होगी, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में CO2 को यूज किया जाता है और O2 को प्रोड्यूस किया जाता है। तो आप खुद समझिए ये एक जीता जागता वरदान है ईश्वर का जो हमको प्राप्त है। क्लोरेला को उगाइए, कितने फायदे हैं। पहली बात है कार्बन डाइऑक्साइड को खुद यूज करेगा जिससे हमारा एनवायरनमेंट सही होगा, और O2 को प्रोड्यूस करेगा, ये भी अच्छी बात। प्लस इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है भाई, इसको यूज भी किया जाता है काफ़ी। आप भी ग्रो कर सकते हो, थोड़ा सा पानी इकट्ठा कीजिए, ठीक है, मतलब वही अगर एक रूम भर का भी जगह है आपके पास, उसको आप थोड़ा सा खड्डा बनाइए उसमें, वही मान के चलिए 1 मीटर या 2 मीटर डेप्थ हो उसकी, और उसमें नाइट्रोजन पोटेशियम जो
बेसिक चीज़ें होती हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो सब चीज़ें डालिए और उसमें ग्रो करिए, आप आराम से यूज कर सकते हो। इसके बहुत सारे मेडिसिन भी बनती हैं। एंड री स्टोरिंग ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, दस ग्रोथ ऑफ दिस एल्गा इन सीवेज ट्रीटमेंट टैंक्स हेल्प इन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज। मतलब आपने पढ़ा होगा भाई, सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, वाहित मल का उपचार, उसमें जो टैंक होते हैं, तो प्राइमरी स्लज डाइजेस्टर होता है, सेकेंडरी स्लज डाइजेस्टर होता है, अलग अलग टैंक्स होते हैं। 12th में आप पढ़ के आए हो, पढ़े हो ना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसमें आपने पढ़ा होगा सीवेज ट्रीटमेंट। तो उसमें जो टैंक होते हैं, तो एक जगह पे क्या होता है कि एरोबिक बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एरोबिक मटेरियल। कार्बनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, वायवीय बैक्टीरिया, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वहां भी ये हेल्प करते हैं बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूसर के रूप में। It is also used as air purifier in nuclear submarines and space vehicles। तो ये कुछ इसके बेहद इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको क्लोरेला के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।